बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं भाई, अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। कल 3 समातें और एक फ़ैसला, बहुत बड़ी ख़बर है। इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया, किसके कहने पे हटाया, ये हुआ क्या है। अब अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से कब हटा रहा है, इस पर भी बात करेंगे, बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे जनाब। और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लोग, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कौन कौन बाहर बैठ के बात कर रहा है और वो किन के पाले हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब से कराची के ताजरों ने एक बड़ा यूनिक सा, दिलचस्प सा मुतालबा किया है, इस मुतालबे पे भी बात करेंगे। और सबसे बढ़ के एक, सबसे पहले मैं आपको 2 वीडियोस भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे जनाब। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। 100 मसाजिद में लगाना है भाई वाटर प्रोजेक्ट, बेआब इलाकों की मस्जिदों में लगाना है। 29 रमज़ानुल मुबारक तक जो स्पीड जा रही है इंशाअल्लाह लगेगा, मुझे पूरा यकीन है, यकीन कामिल है। आप बस अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए और उन प्यासों की प्यास बुझाइए जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रा हाफिज़ साहब की शीरीं ज़बानी आपको सुनाना चाहता हूँ, ये आप सुनिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर धुनिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। जो है हाँ और की है, और कौन है उनमें, और की कमा ओ ना खाजा है ना आसिफ है, वो मरदूद है। हाँ उनका ऐसे बैठा एहसन इकबाल चूड़ा, एहसन इकबाल चूड़ा, उन्हें सारी जुर्रियत चूड़ी। तुसा डाकू, ताड़ी पूरी जुर्रियत डाकू। तुसा पलीत, ताड़ी पूरी जुर्रियत पलीत। तुसा महमूद गजनवी के बारे गल्ला करते हो, ताड़ी औकात केड़ी है? अपनी हद विच रहो। सियालकोट में तेरे प्यो ने लितरा दा हार पवाया सी, तेनो में ते असली उरीद पूरी करे। ओ तो लोगों ने पवाया सी, तैनूं डंडा चाड़ के तैनूं सूली ते चढ़ा देना, याद रखी। अपनी औकात विच रहे ख्वाजा आसिफ भी, एहसन इकबाल भी, और नून लीग की पूरी जुर्रियत भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, सारे अपनी औकात में रहे। जिनासा गल की भी तो लग लू जाना, याद रख। मेरा एड्रेस लाहौर है, तो मैं कल ही लाहौर ना आ जावी। हाँ पूते गजन भी जिन्हां दी टापा नाल हिंदुआने दे हमल टैप होंदे सन ना, किसी टाप नाल बच्चा ते ओके जम पिया किने जिन्होंने मुसलमानों दा नाम रख छड़िया। अपनी औकात वेख, महमूद गजनी दे बारे बक बक बंद कर, वरना तेनू याद रखी मैं तेनू उत्ते सुटांगा जिन्हें तेरी नसला पहुंची हो, याद रखी। आ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਬੜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। एहसन इकबाल जी की जरूरत है जरा, ये टाउटन इन्हें दी औकात की है, ये तो गुलाम हैं। समझ आ रही? समझ अमेरिका जाके एहसन इकबाल को डायरेक्ट सुना देना, परवाह ही कोई नहीं चलिया। इन्हें दी केड़ी औकात है? मैंने सारी बातें अपनी जिम्मेदारी पर की हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी। सारी बातें मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे की हैं, सारी धमकियां मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पे दी हैं। ठीक हो गया ना जी। ये महमूद गजनवी के ख़िलाफ़ एक बात की तो उसके बाद किस तरह की मिट्टी पलीत करके रख दी। ये आप ज़बान की शीरीनी समझें, आप ज़बान की मिठास समझें, आप ये अखलाक समझें। ये कहीं से लगता है, ये अखलाक के जो ये हैं, ये कहीं से लगता है कि ये उस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकान हों। कहीं से लगता है कि जो कायनात के लिए, जो आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन हों, वो कहीं से लगता है ये। चलो जी, अच्छी बात है। एसेट्स, काश के यही हाफिज साहब इसराइल के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से धुआंधार तकरीर करते हैं। काश वो इंडिया के ख़िलाफ़ भी करते बार बार। कभी तो हम भी सुनते ना, ये 45,000 लोगों को मार दिया, नस्ल कुशी की। और ये फिर कुछ मैं कहता हूँ तो फिर मेरे बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, उनके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि नकवी साहब आप क्यों कर, कुछ मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे कि आपके तो जद्द अमजद हैं,
آپ کے تو نانا ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی وکالت کرتے ہیں، ہم ان کا دم بھرتے ہیں، ہم اس طریقے سے عشق کی بات کرتے ہیں، آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ سر میں عشق پہ کب تنقید کرتا ہوں؟ میں تو شدت پسندی پہ تنقید کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہو جس کو اتنے سننے والے ہوں، جس کے اتنے چاہنے والے ہوں، جس سے اتنے محبت کرنے والے ہوں، ان کی زبان کی شیرینی یہ ہو، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان سے کہیں۔ تنقید میں نے بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے نا، ویڈیو میں نے بھی تنقید کی تھی۔ میں نے کہا جی دیکھیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے میزائل کا نام محمود غزنوی میزائل رکھا ہے، تو پھر اگر وہ ڈاکو تھے تو کیوں رکھا؟ کہنے کا حق ہے، کہنے کا حق خواجہ آصف کو بھی ہے، کہنے کا حق مجھے بھی ہے، لیکن گالی دینے کا، دھمکی دینے کا، آپ خواجہ آصف نے بات کی، آپ نواز شریف تک پہنچ گئے، آپ شہباز شریف تک پہنچ گئے، آپ ان کی ساری ذریت تک پہنچ گئے، آپ ان کی نسلوں تک پہنچ گئے۔ یہ کیا، کون سا اسلام ہے، کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی اخلاقیات ہے، یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سا آئین ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی ہماری ٹریڈیشن ہے جو آپ کو اجازت دیتی ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے؟ آئیں جناب، ایک آپ کو دوسری بھی میں ویڈیو سنا دوں، یہ بھی بہت زبردست قسم کی ویڈیو ہے۔ سرفراز نواز صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں موتی گر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، یہ لیجیے۔ میں تو پاک فوج کے اوپر حیران ہوں کہ ایک ایسے آدمی کو جو چرس پیتا ہے، جو اپنا سنف کرتا ہے، اور وومنائزنگ کا تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ریحان خان کی کتاب کے مطابق اب ہم جنسی بھی یہ کرتا ہے، تو اس طرح کے آدمی کو پرائم منسٹر بنانا، اور جس کی حرام اولاد بھی ہے، اور اولاد کی فوٹو بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر چاہیے تو، یہ بھی آپ کو دوں گا بعد میں۔ تو یہ اس طرح کا آدمی پرائم منسٹر، اور جو مدینہ کی ریاست کی بات کر کے اور دن رات جھوٹ بول کے ریورس مارتا ہے۔ ریورس سوئنگ تو میں نے اس کو سکھائی تھی، لیکن یہ ریورس مارنا نہیں سکھایا، تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ ایک بات کرے تو فیصلہ کرے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج نے بنایا ہے، یہ تو پبلک نے ووٹ دی ہے اس کو، تو فوج پہ تو یہ الزام درست نہیں ہے۔ وہ جنرل بیگ سے پوچھے کہ وہ پیسے بانٹتا تھا، اجاز الحق سے پوچھے، اور اس کے خواجہ آصف سے پوچھے جس نے جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے جتا دو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کس نے جتایا۔ سرور صاحب، آپ کی کتاب کب آ رہی ہے جس میں بڑے ہوشربا انکشافات ہیں؟ بڑی زبردست چیزیں نکلیں گی، میں کہتا ہوں کہ ایسی ایسی زندہ کہانی نکلیں گی اس میں کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ کب آ رہی ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے جب میں قبر میں جانے لگوں گا تاکہ میرے اوپر کیس نہ ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ ویڈیوز اور بھی ہیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن پہلے دو کیسز ہیں جناب، اور وہ دو، ایک تو کل فیصلہ آ رہا ہے، وہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آ رہا ہے، وہ بینچ جس سے وہ واپس لیا گیا تھا کیس، لیکن ان کو پھر غصہ آ گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، اور پھر ان کے ساتھ جسٹس عقیل عباسی صاحب بھی، انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا۔ اب اس توہین عدالت والے نوٹس کا جو لیا تھا انہوں نے توہین عدالت کا، وہ پھر جو ہے نا اس بیچارے پہ بجلی گرانے کے لیے اب کل وہ فیصلہ آ رہا ہے۔ اس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے ایک چیلنج بھی کیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں، اور کل یہ فیصلہ آ رہا ہے 9 ساڑھے 9 بجے، اور وہ خیر سے سماعت ہے 1 بجے۔ تو اب کیا ان کو یہ سزا ہوگی؟ کیا اس سزا پر عمل درآمد بھی ہوگا، یا انہوں نے وہ جو 6 رکنی بینچ بن گیا ہے، اب اس 6 رکنی بینچ پر بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض ہے۔ کل بڑے 2 اہم کیسز بھی لگ گئے ہیں، اور یہ کیسز لگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سب سے بڑی بات کہ جو 2 نئے ججز آئے ہیں نا، ایک امین اپنا انعام امین منہاس صاحب، اور وہ جج آئے ہیں، اور ایک اعظم خان صاحب، وہ یہ جو 2 ایڈیشنل ججز آئے ہیں انہی کے پاس لگی ہیں، دونوں کیسز انہی کے پاس لگے ہیں۔ پہلا ہے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی بریت، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ کیس لگ گیا ہے جناب جسٹس
यानी एडिशनल जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने। अब ये आप ज़रा हुस्न इत्तफाक है या हुस्न एहतमाम है, ये भी देख लें। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो इद्दत में निकाह का केस लगा था और इमरान खान बरी हो गया था नीचे सेशन कोर्ट से, उसको खबर मानिका ने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कल ये केस आज़म खान जो नए जज आए हैं, एडिशनल जज आज़म खान सेशन जज थे, अब उनको एलिवेट करके हाई कोर्ट में लाया गया। अब हाई कोर्ट में कल ये इमरान खान का माशाअल्लाह ये जो सारा है इद्दत में शिद्दत, यानी इद्दत में जो शिद्दत आई थी उसका केस लग गया है कहाँ पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज़म खान के या सामने लग गया है। ये केस बड़ा अहम केस है। अब देखते हैं कि अगर इद्दत में भी पहले उनको हुई थी सज़ा, आपको याद है लोअर कोर्ट्स में 7 साल, फिर उसके बाद उनकी बरियत हो गई थी। इस बरियत को खावर मानिका साहब ने चैलेंज किया। अब खावर मानिका भी गवाह हैं, इसमें मुफ्ती सईद भी गवाह हैं, इसमें ओन चौधरी भी गवाह हैं, और इसमें लतीफ़ भी गवाह है। वही लतीफ़ जो कि खावर मानिका साहब का मुलाजिम था, या अब भी शायद है, और वो सब कुछ देखता रहा। वो जैसे सारे नहीं कहते थे वे कोई देखे ना देखे, लतीफ़ तो देखेगा। लतीफ़ का जो बयान आया था 164 का, वो अल्लामान अल हफीज़, वो बड़ा खैर बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि अजीब व गरीब किस्म का बयान था। और उसने कहा था कि मैंने क्या क्या देखा, कोई देखे ना देखे लतीफ़ तो देखेगा। अब लतीफ़ की गवाही भी मौजूद है, सब की गवाही मौजूद है। अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? हाँ जी, अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? और हटाया गया है सदारत से, खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से। वो वही वाली बात है कि भाई बुशरा बीबी से उधर भी उसकी तल्ख कलामी हुई थी। जब बुशरा बीबी एनेक्सी में थी, चीफ मिनिस्टर हाउस की एनेक्सी में जब बुशरा बीबी थी, उधर भी उसकी तल्ख कलामी होती रहती थी। यहाँ पर भी बुशरा बीबी आगे जाना चाहती थी, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नहीं, मैं तो आगे नहीं जाऊँगा, और वो उनको उधर ही फिर वापस भगा के ले गए थे। और फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ भी हुई थी। तो अब बुशरा बीबी जब तक सीएम हाउस की एनेक्सी में मज़े कर रही थी तब तक तो वो ठीक थे, और जब वो नहीं, भाई सबके लिए यही पैगाम है कि खान साहब इसी तरह इस्तेमाल करता है, इसी तरह से यूज़ करके टिशू पेपर की तरफ फेंक देता है। मुलाकात हुई आतिफ खान की और जुनैद अकबर की, और बाकी लोगों की कुछ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर ही फैसला हो गया कि अब तो अली अमीन की खैर नहीं है। जुनैद अकबर साहब, नो डाउट जुनैद अकबर साहब एक मिडिल क्लास के लोग बंदे हैं, वो ऊपर आए, बहुत ही मेहनत करके आए, और इस तरीके से जो है ना, मतलब वो जीते 2013, 2018, 2000 ये जो इलेक्शन था 24 वगैरह वगैरह। लेकिन अब खान साहब का तो कोई पता नहीं है, कल उनको भी हटा दे। उन्होंने इसलिए तो नहीं किया कि ये को मिडिल क्लास के हैं या ये हैं। अब कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, और मैं इत्तफाक करता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ मालूमात हैं नुसरत जावेद साहब का। तो वो कह रहे थे कि गैस करो अली अमीन गंडापुर की जगह नया वज़ीर आला कौन आ रहा है? हु विल रिप्लेस अली अमीन गंडापुर एज आ सीएम? ठीक हो गया ना, एज आ चीफ मिनिस्टर। तो अब कुछ लोगों ने लिखा भाई आतिफ खान, भाई आतिफ खान MNA है भाई, MPA नहीं है। पहले भी असद कैसर साहब ने जो मुलाकातें की थी मौलाना साहब के साथ, कुछ ज़ाहरी तो कुछ चोरी, उन मुलाकातों में भी वो अपने भाई के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे। और फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई मौलाना साहब के साथ भी, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मौलाना साहब को सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है वो डेरा इस्माइल ख़ान की सियासत है। और डेरा इस्माइल ख़ान की सियासत में जो पत्थर है आगे, जो रोड़ा है, वो अली अमीन गंडापुर है। बहुत सारी बातें होती हैं ना भाई, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो आप देखते हैं कि कौन सा बड़ा ग्रुप बनता है, क्योंकि आतिफ खान आपको पता है दोबारा वो सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो अपना जो शकील साहब वज़ीर थे उनको हटाया गया था, अली अमीन गंडापुर ने हटाया। तो सुना है कि इमरान खान ने कहा है उनको भी शामिल किया जाए दोबारा काबीना में। तो ये तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक घेरा तंग करने वाली बात है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
पिंकी पीरनी साहब का नया आर्डर आ जाना है, अली अमीन गंडापुर को तो हटा दो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एक और वीडियो देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये लतीफ़ खोसा की वीडियो है। ये लोग कह रहे हैं कनाडा में गए हैं साहब, और कनाडा में किस तरीके की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये हर्ज़ा सराई कर रहे हैं। ये लीजिए। और आप कहेंगे कि इनको तो समंदर में फेंको, हमें तो सिर्फ जमीन चाहिए, तो क्या वो मुल्क कायम रह सकता है? क्या हुआ फिर? 93,000 फौजियों ने अरूड़ा के कदमों पर बगैर गोली चलाए हुए सरेंडर किया। दुनिया की तारीख में इतनी बदतरीन अस्करी शिकस्त नहीं। वो किस बात पे हम इतराते हैं भाई? फिर आपने कोई उसका मुआवजा किया? आपका 1 इंच जमीन का जो है अगर कोई कब्जा कर ले तो आप उसके मरने मरने पर आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप उससे वागुजार करवाएंगे। आपने यहाँ ना किसी को अकाउंटेबल ठहराया, ना किसी को आपने सजा जजा दी। हमीदुर रहमान कमीशन हुई, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को दफन कर दिया गया। क्यों? मैं पूछता हूं किस लिए? देख लिया आपने, ये वो लोग हैं जो मिट्टी के गद्दार हैं। आप यहाँ खड़े होकर 10 दफ़ा तनकीद कर लें, लेकिन जब आप बाहर जाएं तो वहाँ तनकीद ना करें, क्योंकि आप अपने वतन पे, आप अपने वतन के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, आप पाक फ़ौज पे तनकीद कर। ये तनकीद मैं भी करता हूँ, मैंने अपने मुतादिद व्लॉग्स भी किए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं मुहासबा क्यों? उस वक्त मुहासबा आप लोगों की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त मुहासबा क्यों नहीं किया था? फिर उसके बाद 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म आई, उसके बाद उन्होंने वो मुहासबा क्यों नहीं किया? आप उसमें शामिल थे, उस हुकूमत में शामिल थे। फिर उसके बाद जरदारी साहब आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, उस वक़्त आप अटार्नी जनरल भी बने थे, फिर गवर्नर पंजाब भी बने थे, अटार्नी जनरल आप बने थे, और फिर आप जजों के नाम पे पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और आपको चीफ जस्टिस ने, उस वक़्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने निकाल बाहर किया था। ये आपकी टोटल औकात है, और आप बाहर जाके कनाडा में जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह से उकसा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। ये दुश्मनी नहीं है तो क्या है? आप इन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते, आप बिगाड़ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। एहसन इकबाल साहब से कराची के ताजरों ने एक बहुत यूनिक किस्म का मुतालबा किया है भाई, और वो मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त किस्म मुतालबा है। और उन्होंने कहा है कि मुतालबा ये किया है कि आप थोड़े अरसे के लिए मरियम नवाज़ साहबा को सिंध का चीफ मिनिस्टर बना दें, मुराद अली शाह साहब को पंजाब ले जाएं, इनको वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दें, क्योंकि हम मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हैं। उनकी कारकर्दगी बेहद मुतासिर कौन है, इसलिए आप उनको यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दें और इनको वहाँ ले जाएं। तो एहसन इकबाल साहब मुस्कराने लगे। और साथ ही मैं आपको ये आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये वजाहत एस खान की वीडियो है। ठीक हो गया? ये वही लोग हैं जिनको आसिफ गफूर ने पाला, जिनको जनरल फैज़ ने पाला, जिनको जनरल बाजवा ने पाला। ये वही लोग हैं जिनको जनरल पाशा ने पाला, जिनको जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पाला, जिनको इन लोगों ने पाला। और ये भी बाहर खड़े होके पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई कर रहे हैं। और ये साथ मैंने दूसरी वीडियो भी लगाई है कि जब नवाज शरीफ को हटा के इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म बनाया गया था और वो वज़ीर आज़म आए थे, ये वज़ीर आज़म हाउस तक इनको जनाब एक्सेस दी गई, और जाके कभी ये वाशरूम के टब में बैठे हैं और ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि देखो जी, ये मरियम नवाज़ इधर बैठती थी, इधर उन्होंने ये हुक्म देना था, इधर उन्होंने ये हुक्म देना। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपने पाला, जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने पाला, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। और वही गले पड़े, वही आपको नक पे लड़े, वही आपको नक पे लड़े हैं और वही आपके गले पड़े हैं। और जनाब ये वाली सूरत हाल है। माशाअल्लाह, मैं कहता हूँ अब भुगतें, अब आप भुगतें। ठीक हो गया ना? अब आप भुगतें। और बाहर जा के कोशिश कर रही है ये। अलबत्ता और बात है, आज भी मैं हुसैन हकानी साहब का एक ट्वीट देख रहा था, और वो कह रहे थे कि देयर वाज नो कांग्रेशनल हियरिंग, that is a hearing by Senate or House committee
our subcommittee on Pakistan on Wednesday. As per the House hearing schedule, 6 House members joined a panel briefing by some Pakistani vloggers in the Reborn buildings. ٹھیک ہو گیا نا, ریبورن بلڈنگز فیکٹس میٹر. یعنی ٹوٹل کوئی آپ یہ دیکھ لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی پتہ نہیں کتنے 535 ہیں کہ کتنے لوگوں میں سے صرف 5 یا 6 بندے آئے. اور ایک دوسرے صاحب ہیں عاصم صدیقی صاحب, وہ لکھتے ہیں مسٹر حقانی, a journalist who attended the briefing reported that 4 congressmen and 1 congressman were present. 4 congressmen and 1 congresswoman were present at the event. 4 congressmen تھے, 1 خاتون تھیں, وہ اس میں موجود تھیں. Among them only 2 spoke about عمران خان. صرف 2 عمران خان کے بارے میں بولے, while the rest focused on the positive relations between Pakistan and United States. باقی کہتے رہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے پازیٹیو ریلیشن ہونے چاہیے, as well as the strong collaboration between Pakistan Army and the US Army. However, Wajahat and Mueed Pirzada stood out for their strong criticism of Pakistan. Overall, the briefing was considered a failure. یہ لوگ ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہم کانگریس میں چلے جائیں, کبھی ان کو خط لکھتے ہیں. معید پیرزادہ اپنے ویلاگز میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ خط لکھیں, طریقے بتا رہا ہوتا ہے. معید پیرزادہ کو باہر کس نے بھیجا؟ شہباز گالی کو باہر کس نے بھیجا؟ یہ عادل راجہ کو باہر کس نے بھیجا؟ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ بھائی ان کا بھی تو کوئی تصاب ہو یا نہ ہو. ماشاءاللہ نون لیگ کے تو وہ تو ایک ایسا پنچنگ بیگ ہے کہ وہ چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں ان کو مکہ ایک ٹھوک دیتے ہیں, کوئی دوسرے پیپلز پارٹی ہو ان کو وہ بھی, اور باقی کوئی لوگ ہوں وہ بھی, صحافی بھی. بھائی صحافیوں پہ جب نزلہ گرتا ہے, حکومت بڑے لا پاس کر رہی ہے, تو پھر اس قسم کی دھمکیوں پہ بھی آئیں نا, اس قسم کی دھمکیوں پہ بھی پکڑیں نا, ان کو ذرا اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. بھائی آپ تنقید ضرور کریں, آپ کو مارنے کی دھمکیاں دینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ صورتحال ہے, یہ پاکستان ہے. پھر کہتے ہیں آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. ایسی صورت میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں کوئی انویسٹمنٹ ہوگی؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ زی این نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام, وطن عزیز میں خشک سالی سے متاثرہ اور بے آب علاقوں کے لوگ ندی نالوں اور جوہڑوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. وہیں پر ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ کے تحت آپ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے خصوصی تعاون سے ان علاقوں میں صاف اور میٹھا پانی فراہم کر رہی ہے. ہماری مسجد میں پینے کا پانی نہیں ہے, ہم لوگ ہر سے وضو کر کے آتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. بارش کا کھڑا ہوا پانی اور اسی سے ہم وضو کرتے ہیں. پیٹ کی بیماریاں ہمارے علاقے میں اور بہت سارے بیماریاں بھی ہیں. ناظرین کرام, دنیا بھر میں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ پانی پلانے اور پانی کے بندوبست کرنے کو ایک عبادت سمجھتے ہیں, مگر الحمدللہ مذہب اسلام میں پانی پلانے یا پانی کے انتظام کرنے والے شخص کے لیے دین و دنیا اور آخرت میں بے انتہا اجر و ثواب اور بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں آج محترم محمد شریف عباسی صاحب نے اپنے مرحومین والدین کے ایصال ثواب کے لیے پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم پسماندہ اور غربت زدہ علاقے کی ایک مسجد میں واٹر پروجیکٹ کی تنصیب کروائی, جس سے مسجد میں پڑھنے والے طلباء اور نمازیوں کے ساتھ ساتھ ملحقہ آبادی بھی مستفید ہوگی. خداوند متعال مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور محمد شریف عباسی صاحب اور ان کی فیملی کو ہر دکھ اور مصیبت سے محفوظ فرمائے. واٹر پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شجر کاری بھی کی گئی. اب آپ پانی کو ترستی ہوئی خلق خدا تک پانی پہنچانے کے کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مسجد واسطے محمد شریف نے صدقہ جاریہ دے واسطے ساکو پمپ لواڑی تے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد دی اور والدہ دی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے قبروں کو منور فرماوے. بہت مشہور ہیں ہم ظفر نقوی صاحب کے, جس کی ٹیم نے پہلے ہماری مسجد کا سروے کیا تھا جس میں پانی کا بہت زیادہ ایشو تھا. اب ہم ان کے والدین کے لیے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مغفرت دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے نا ایک
पानी का बंदोबस्त किया है, जिसके पानी का बहुत ज़्यादा मसला था हमारे लिए, और हम उसकी टीम और जफर नकवी साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। मोहम्मद शरीफ अब्बासी साहब ने अपने मरहूम वालदैन वास्ते एक काम किया है। अल्लाह ताला उन्होंने मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस आला मकाम अदा फरमावे। जफर नकवी साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने सारी मस्जिद वास्ते ट्यूबवेल भी लगाया है और उनकी टीम आई है, पहले दीवारा कोई देख गई है। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्कियां देवे, अल्लाह ताला उन्होंने वालिद और वालिदा की बख्शिश फरमावे। आपने हमारी मस्जिद में पानी का इंतजाम कर दिया। प्रिया जफर अंकल, हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। मोहम्मद शरीफ अब्बासी साहब ने साकू मस्जिद की ट्यूबवेल ली थी, सारा भला कीते, अल्लाह माँ की बरकत रखे, अल्लाह पाक उनके माँ प्यो जन्नत जा देवे।